हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुख्य परीक्षा के अभ्यास श्रृंखला चल रही है। इसमें हम आज तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 वीडियोस कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हम दोनों वीडियो मिला के 10 प्रश्न तैयार किए हैं। वो 10 प्रश्न इतिहास और थोड़ा सा पॉलिटी से भी संबंधित रहा है। लेकिन आज जो 5 प्रश्न हैं, ये इसमें से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे इतिहास के, एक प्रश्न आपका ज्योग्राफी से संबंधित है और बाकी जो 2 प्रश्न हैं लास्ट में वो निबंध हैं। एक है आरक्षण का औचित्य या प्रासंगिकता क्या है, और दूसरा है ये निबंध गांधीवाद की प्रासंगिकता। कई बार निबंध आया हुआ है लिखने के लिए। तो इन प्रश्नों का क्या है कि हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट उसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं, जिससे आप लोगों को शब्द भी मिल जाए लिखने के लिए और आसानी भी हो कि आप उसे लिख पाएँ अच्छे से। यही तरीका रहता है और कोशिश यही रहती है कि आप अच्छे से तैयारी कर लें। और सबसे बड़ी बात बताएं कि जो लोग ये प्रश्न वश्न नहीं लिख रहे हैं ना, अभी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्री के लिए लोग बहुत पहले से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि जो काम आप पिछले 2-4 साल से कर रहे हैं उस काम में इतनी समस्या हो। फिलहाल अगर आपको लगता है कि हमें प्री के लिए फोकस करना चाहिए, तो फिर एक प्रश्न लिखने में आधा घंटा लगता है, ठीक है। अगर आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने को दे रहे हैं तो आधा घंटा आप निकाल लीजिए मेंस प्रैक्टिस के लिए, एक प्रश्न लिखने के लिए। बाकी 8-9 घंटा जो आपका बचता है वो आप अपनी प्री के लिए देते रहिए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो प्री का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आप पहले से कर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तैयारी इतनी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स का भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्री के बाद इतना समय नहीं मिल पाता है कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो पाए, ठीक है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे से तैयार करें फिर लिखें, तो भैया उनको एक चीज़ बता दें कि वो अच्छे से तैयार फिर करते रहें, ठीक है। वो सिर्फ तैयार करेंगे अच्छे से बाकी तो राम भरोसे, है ना। फिलहाल आज का हम प्रश्न देखेंगे और वीडियो अंत तक देखिए भाई। जो भी जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका उस उत्तर जो है परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो उत्तर को लिखने की कोशिश करिए और वीडियो को समझने की कोशिश करिए। और वीडियो अब एक बार में नहीं 2 बार देखिए, मतलब जब तक ना समझ में आए तब तक आप देखिए उसको, पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बाकी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखे हैं तो उसका एक्सप्लेन करना आपको बहुत आसान होता है। एक्सप्लेन करना वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पढ़ा भी है बहुत सारा कुछ। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, फिलहाल ज़्यादा समय नहीं लिया जाए। पहला प्रश्न है इसमें कि स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर टिप्पणी करनी है हमें, ठीक है। हमें टिप्पणी करनी है भाई। तो सबसे पहली बात स्वामी सहजानंद का इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें परिचय देना होगा। कैसे? किसान आंदोलन के प्रणेता के रूप में थे भाई। इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान करने के प्रयास को बताना है। उन्होंने क्या प्रयास किए हैं कि जैसे उन्होंने संगठित, है ना, संगठित रूप प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटिश भारत में प्रचलित जमींदारी है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, भूधारण प्रणाली को किसानों के लिए शोषणकारी ये मानते थे और अतार्किक भू संबंधों को किसानों की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण भी मानते थे। इस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने किसान सभा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। 50 से 60 शब्द हो जाएंगे। उसके बाद आप बिहार में किसान सभा का गठन हुआ है, इसकी कार्यों की भी चर्चा करनी है। जैसे शुरुआत में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की। सदस्य के रूप में किसानों के
द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हर एक मंच से इन्होंने उठाया भी था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से किसानों की समस्याओं का जब प्रभावी रूप से समाधान नहीं मिलने की उम्मीद लगी इनको, तो इन्होंने क्या किया, 4 मार्च 1928 को बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक रूप से कर दिया। 1929 में क्या हुआ कि इस सभा की गतिविधियों में काफ़ी बड़े पैमाने पर संचालित किया जाने लग गया और इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया, बिहार की यात्रा कर इस सभा की गतिविधियों को अपना समर्थन प्रदान किया। 1935 में तक क्या हुआ कि बिहार में गठित किसान सभा देश का सबसे बड़ा किसान संगठन बन गया 1935 तक, याद रखना, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य थे। कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी किसानों के संबंध में इनके विचारों और समस्या समाधान के उपाय समर्थन किए। ठीक है, तो इतना सब इसमें बताना है। उसके बाद किसान सभा और जांच समिति के बारे में भी बात करनी होगी। ये क्या है भाई, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच समिति का गठन किया गया और इस जांच समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, तो गठन का उद्देश्य ये था कि किसानों की समस्या की जांच की जाए। तो इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने किसानों की दयनीय स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। ठीक है, इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन हुआ। अब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अगर हम बात बता रहे हैं तो हमें उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी इनका योगदान है। सभी वर्ग भागों के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, अतः क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर एक किसान संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी तथ्य को ध्यान में रखा गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ध्यान रखना वर्ष का भी। इसके अध्यक्ष कौन बने, तो साजानंद सरस्वती बने। प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया गया। 28 में बिहार में गठित किसान सभा को इसमें समाहित कर लिया गया, मिला लिया गया। 1936 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि भी हुई है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसान सभा के बीच भी अच्छा खासा सामंजस्य देखने को मिला, लेकिन 1937 के चुनाव में दोनों संगठनों के बीच क्या हुआ, समझौता भी हुआ। किसान सभा और इसके नेताओं ने क्या किया, कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं की चर्चा की थी। लेकिन सब सही ये नहीं है, लेकिन है कि चुनाव के बाद बिहार में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई तो किसान सभा के साथ उसके मतभेद शुरू हुए। मतभेद ऐसे ही हुआ होगा कि किसानों ने जो सोचा था वो नहीं हो रहा था। फिर किसान सभा के सदस्य और नेता अपनी समस्याओं के संबंध में ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे, और वहीं कांग्रेस क्या कर रही थी कि ऐसे किसी ठोस कदम को उठाने से बचना चाह रही थी। तो समस्या समाधान के प्रति क्या हुआ, कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कोई रुचि नहीं लिया। आखिरकार मुख्य रूप से क्या देखें, कांग्रेस पर जमींदार का क्या रहा प्रभाव, वर्ग का प्रभाव रहा। तो उस समय जमींदारों को कोई समस्या नहीं थी, समस्या किसको थी, किसानों को थी। किसानों की समस्या के समाधान के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कोई रुचि नहीं ली। तो इन सभी घटनाक्रम से स्वामी सहजानंद को काफ़ी निराशा भी हुई और उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस रुख की आलोचना की। फिर किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ा क्या हुआ, परिणाम इसका ये हुआ कि सारण, मुंगेर, चंपारण की जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक लगा दिया। इन्हीं परिस्थितियों में क्या हुआ, किसानों ने स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई का जो रास्ता था वो कैसा था, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहते हुए भी कुछ जिलों की कांग्रेस समितियों ने स्वामी सहजानंद को अपने यहाँ न आने को कहा, और इसके बावजूद क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन को संगठित कर आगे बढ़ाया। 1937 से लेकर 1939 तक के दौरान एक आंदोलन चला, बाकाष्ट आंदोलन, है ना, बाकाष्ट आंदोलन जिक्र करना जरूरी है। इसमें एक नारा था, डंडा मेरा जिंदाबाद, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकाष्ट आंदोलन
इस आंदोलन में क्या हो, किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने से ये संबंधित है। इस आंदोलन ने सरकार को 2 महत्वपूर्ण कानून बनाने को प्रेरित कर दिया। तो दो कानून कौन से थे भाई? पहला तो था बिहार टेनेंसी एक्ट लाया गया और दूसरा बाकाश्त भूमि कर। ठीक, ये 2 कानून हुई। इनके द्वारा किसानों को डंडा मेरा ये जिंदाबाद का नारा बुलंद किया गया, जो जमींदारों के शोषण के विरोध का प्रतीक बन गया। तो यहाँ तक पूरी बात कंप्लीट हुई। अंत में हमको निष्कर्ष भी देना पड़ेगा। भाई हमने बताया इतना कुछ, तो उसका एक निष्कर्ष भी होना चाहिए, निचोड़ होना चाहिए कि निचोड़ है क्या आखिरकार। तो निचोड़ ये रहा कि 26 जनवरी 1950 को स्वामी सच्चिदानंद की मृत्यु हो गई, परंतु स्वामी सच्चिदानंद किसानों की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। बिहार सहित संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन को दिशा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका योगदान अविस्मरणीय है। वर्तमान भारत में भी देखा जाए, किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में इनके विचार आज भी कैसे हैं? प्रासंगिक हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन जाएगा लास्ट में, जब आप निष्कर्ष में लिखेंगे वाली लाइन, तो एक प्रश्न आप इस अपने तरीके से बना सकते हैं कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्या के समाधान के लिए जो भी योगदान रहे वो आज प्रासंगिक है। विवेचना कीजिए, तो प्रश्न बन जाएगा दूसरा भी इसी पे। कंटेंट एक ही है, प्रश्न दो हो जाएंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या भाई? राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें भाई देखिए, एक तो सबसे पहले तो परिचय देना है, परिचय होना चाहिए दोनों का। फिर सामाजिक आर्थिक चिंतन क्या थे इनके, वो बताना है। उसके बाद निष्कर्ष देना है इसमें भी अंत में। तो हम सबसे पहले परिचय देख लें। तो परिचय हमने लिख रखा है। उपरोक्त हमने बता दिया है। आप अपने उत्तर में उपरोक्त ना लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, है ना, या प्रश्न में वर्डित लिख सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों विभूतियां भारत में सामाजिक आंदोलन से संबंधित थी, जहां लोहिया ने अपने विशिष्ट चिंतन से समाजवादी आंदोलन के भारतीय स्वरूप को गढ़ा तत्व और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक और न्याय के विरुद्ध लड़े। वहीं पर जयप्रकाश नारायण विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय होते हुए देश में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। ये आपका परिचय हो गया। परिचय छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और परिचय के नाम पे याद रखिए कि 4 पेज नहीं भरना है। हमने देखा है परिचय के नाम पे उसकी पृष्ठभूमि बताने लगते हैं, है ना। परिचय के नाम पे उसके आगे बहुत सारे काम बता देते हैं, तो 2 पेज खा जाते हैं उसी में। तो 2 पेज नहीं ख़त्म करना भाई, कुछ शब्द देखना है उसमें बस। लोहिया के सामाजिक और आर्थिक चिंतन देख लें फिर। तो सामाजिक चिंतन अगर हम लोहिया के देखें तो इसमें स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे भाई। दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। गांधीवादी आदर्श के सम्मिश्रण पर इन्होंने जोर दिया। अब गांधीवादी आदर्श के सम्मिश्रण पर इन्होंने जो जोर दिया है, ठीक है, इसके साथ साथ फिर क्या है कि पुरुष प्रधानता और आपत्तिजनक जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे। ये हुआ इनका सामाजिक चिंतन। तो फिर आर्थिक चिंतन क्या भाई? अब हम आर्थिक चिंतन की अगर हम बात करें इसमें, तो आर्थिक चिंतन में कृषकों की भूमिका पर इन्होंने बल दी। पूंजीवाद के विरोधी थे, विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रस्तावक रहे और मार्क्सवाद के विरोधी रहे। मार्क्सवाद के विरोधी कैसे? कि मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? कि औद्योगिक रूप से विकसित समाज में क्रांतियां होनी ही चाहिए, है ना। फिर राम मनोहर लोहिया भारत के लिए ऐसी क्रांति को अनुपयुक्त मानते थे। वे लघु प्रौद्योगिकी और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इतना लिखना होगा। उसके बाद हम पॉइंट पर दूसरे पे आएंगे, जो कि है जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आर्थिक चिंतन की बात करेंगे। लोकनायक कहे जाने वाले हैं। लोकनायक इनकी नाम से इनको संज्ञा दी जाती है।
इनके सामाजिक आर्थिक चिंतन कैसे? तो सामाजिक चिंतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाति व्यवस्था की विरोधी थे भाई, नस्लीय भेदभाव की विरोधी थे। जाति व्यवस्था, नस्लीय भेदभाव, दोनों में अंतर है, याद रखना। नस्ली में क्या है? पुरुष महिला। प्रारंभ में मार्क्सवाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? गांधीवादी विचारों पर इन्होंने बल दिया। मार्क्सवाद को कौन सा विचार था? उस समाज में बदलाव के लिए कहते द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समाज में परिवर्तन का आधार मानते थे। लेकिन 1940 के दशक तक क्या हुआ? ये गांधीवादी विचारधारा की ओर झुक गए। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को क्या किया इन्होंने? व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधक मानने लगे। पहले तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे और बाद में इसी के विरोधी बने। और मनुष्य और समाज के सर्वांगीण उन्नति के लिए भौतिक आध्यात्मिक उन्नति पर पर्याप्त बल देते थे। भौतिक ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति पर भी बल देते थे। इसके अलावा क्या है? संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। ठीक, इसके अलावा फिर सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और नैतिक मूल्य पर इन्होंने बल दिया। वो कैसे बल है? सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और नैतिक मूल्य पर इन्होंने बल दिया है। मतलब इसकी जो गिरावट हो रही थी ना, उससे बहुत परेशान थे, वो ये चीज़ नहीं चाहते थे। ठीक है, आर्थिक चिंतन की अगर हम बात करें तो आर्थिक चिंतन में भाई देखिए, न्याय संगत भूमि स्वामित्व के समर्थक थे। गांधीवादी दर्शन पर इन्होंने बल दिया। तो गांधीवादी जो दर्शन हो कैसा है? घरेलू ग्राम उद्योगों के विकास पर इन्होंने बल देना। सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक उन्नति के समर्थक रहे हैं। अंत्योदय के समर्थक रहे हैं। ठीक है, गांधीवादी दर्शन ये सारे। ठीक है, इन सब का जिक्र करते हुए हम क्या करते हैं कि अपना एक अंत में निष्कर्ष दे देते। निष्कर्ष कैसे? कि समग्रता, मतलब ओवरऑल या कुल मिला के देखा जाए तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आर्थिक चिंतन कैसे थे? अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित थे। और यही कारण है कि वर्तमान 21वीं सदी में भी इन दोनों के सामाजिक आर्थिक चिंतन देश के नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से फिर से तैयार होता है आपका, 21वीं सदी में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आर्थिक चिंतन देश के नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करते हैं, स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न तो वो था, दूसरा प्रश्न ये बन गया। तो कितना तैयार हुआ? 2 प्रश्न में हमने कितने प्रश्न बनाए? 4 प्रश्न बने। लिखना दोनों में वही है, तरीका अलग होगा बस। ठीक है, अगला प्रश्न है भूगोल से संबंधित, जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, तो भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है उसमें हम देख लेते हैं। उसमें हम देखेंगे, प्रश्न है कि जलवायु से क्या तात्पर्य है? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करनी है और साथ में जलवायु प्रदेशों का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले प्रश्न क्या है कि जलवायु से क्या तात्पर्य है, इतना बताना भैया पहले। उसके बाद बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनको बता देना है। उसके बाद अंत में जलवायु प्रदेश का वर्णन करना है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जलवायु से तात्पर्य क्या भाई? तो जलवायु से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि किसी स्थान की पर्याप्त लंबे समय में ली गई मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप से, या सम्मिलित रूप को जलवायु बोलते हैं। परिभाषा है भाई। इसके नियंत्रक के रूप में अगर देखा जाए तो तापमान है, वायुदाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण, ये सब क्या है? जलवायु के नियंत्रक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बिहार की जलवायु नहीं, जलवायु वाले पोर्शन में बिहार की जलवायु तो आगे बताएंगे। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिमालय की स्थिति, याद रखना, कर्क रेखा की स्थिति बीचों बीच से गुजर रही है, कर्क रेखा के पास में है, दक्षिणावर्ती प्रायद्वीप,
छोटा नागपुर पठार है ना। मालदा गैप से मेघालय पठार अलग हो रहा है, किससे? दक्कन के पठार से। फिर नॉर्वेस्टर और ग्रीष्मकालीन तूफान जो आते रहते हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून की क्रियाशीलता जो है वो भी प्रभावित कर रही है ना। फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी की जो समीपता है ये भी बिहार की जलवायु को क्या करती? प्रभावित करती है। अब हम जलवायु प्रदेश देख लें भाई, तो जलवायु प्रदेश बहुत सारे नहीं हैं। इसमें जलवायु प्रदेश के रूप में इनके विभाजन का आधार अगर तय किया जाए तो वर्षा का वितरण और क्षेत्रीय विषमता है ना। एक भाग पठारी है, एक भाग उपजाऊ है, एक भाग पहाड़ी है, बिहार का ही यही तो है। तो बिहार की जलवायु का प्रदेश जो है उनके बारे में अगर हम बात कर लें विभाजन के आधार पे, तो कहा जाता है कि विभाजन इसका वर्षा वितरण क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर होता है। यहाँ की जलवायु क्षेत्रीय स्थलाकृति से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बिहार का तापमान प्रायः एक समान है। बिहार में गर्मी में सर्वाधिक तापमान गया में, वहीं किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। जलवायु की क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार को मुख्य रूप से 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से भाई, उनके बारे में देखेंगे तो उनका हम वर्णन भी कर देंगे, तो हमें शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। आपके उत्तर जितने शब्द होने चाहिए उतना पर्याप्त है। तो पहला क्या है? उत्तर पश्चिमी गिरिपथ प्रदेश, इसके बारे में बात करेंगे। तो यह क्षेत्र जुलाई में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए अगस्त का महीना उच्च वर्षा का महीना होता है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा देखा जाए तो इस आर्द्र प्रदेश में ग्रीष्मकाल की अवधि छोटी होती है और शीतकाल की अवधि लंबी होती है। फिर उत्तर पूर्वी प्रदेश है। तो उत्तर पूर्वी प्रदेश क्या है कि वर्षा ऋतु की अवधि इस क्षेत्र में लंबी होने के कारण सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह क्षेत्र नॉर्वेस्टर और दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा क्षेत्र? एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया प्री वाला कि उत्तर पूर्वी प्रदेश नॉर्वेस्टर से भी वर्षा ले रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा लेता है। तो इसका फायदा क्या है? जूट की खेती के लिए उत्तम होता है। तीसरा है रोहतास का पश्चिमी निम्न क्षेत्र पठार। अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित यह क्षेत्र 1200 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी क्षेत्र, याद रखना इसको, प्री में भी काम आ जाएगा ही। इस प्रदेश का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई होता है, जो धूल भरी आंधियां और लू से प्रभावित रहता है। फिर एक है लास्ट में मध्यवर्ती प्रदेश, गंगा के दोनों ओर के इस क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण भाग। तो दक्षिण की तुलना में उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। ग्रीष्मकालीन धूल भरी आंधियां लू से प्रभावित इस क्षेत्र के लिए उच्च औसत तापमान का महीना जो होता है वो जून का होता है। ठीक है, ये चीजें हम इसमें बता डालेंगे पूरा। ये हो गए आपके प्रश्न, 2 इतिहास के और एक हो गया भूगोल का भी। अब हम इसके बाद निबंध पे आ जाते हैं। 2 निबंध हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि निबंध का बहुत बड़ा योगदान है भाई, महत्व है। लिखना भी होता बड़े बहुत ज़्यादा है ना, और बहुत प्रभावी ढंग से लिखना होता है उसको, उसमें अच्छा खासा नंबर भी उठाना पड़ता है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? गांधीवाद की प्रासंगिकता। तो इसमें गांधीवाद की प्रासंगिकता है। तो गांधीवाद की प्रासंगिकता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई गांधी जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, उनका कार्यक्षेत्र क्या क्या रहा, ये परिचय के रूप में हम देख लेंगे। फिर हम प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना जैसे मान लीजिए आपको ना मिले कि भाई कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, तो प्रस्तावना है वर्तमान से 150 वर्ष पहले एक ऐसे महामानव ने हमारे बीच जन्म लिया जिन्होंने नैतिक मूल्यों और आत्मबल को आधार बनाकर उस पार्श्विक वृत्ति का अंत किया जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ये महामानव भारत के राष्ट्रपिता थे जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी कहती है और हम उन्हें क्या कहते हैं? बापू कहते हैं।
चाहे समर्थक हो या आलोचक, कोई भी होंगे, लेकिन गांधी को लेकर शायद ही कोई तटस्थ हो। क्यों? क्योंकि गांधी कोई मनुष्य नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे। याद रखना, ऐसे अमर विचार जो इतने वर्षों के बाद भी प्रस्तावना है, ये बाद भी मानवता के पथ को सतत अवलोकित कर रहे हैं। अब हम इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम सामाजिक सिद्धांत देखेंगे। गांधीवादी सामाजिक सिद्धांत क्या भाई? तो सामाजिक सिद्धांत में महिलाओं की मूल शक्ति को इन्होंने, मूक शक्ति को हथियार बनाया। उन्होंने उनको चार दीवार से बाहर निकालकर नारी मुक्ति का द्वार खोला। उनके अनियोजित श्रम बल का चरखा कुटीर के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया के साथ जोड़कर उपयोग किया। लिंग भेद को मिटाकर उन्होंने क्या किया? महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबर के स्तर पर लाए। वर्तमान समय में देखा जाए क्या है, वैश्विक परिदृश्य पर चल रही महिला सशक्तिकरण के प्रयास सरकारों के अभी जो चल रहे हैं, इनका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि गांधीवाद की प्रासंगिकता की बात हो रही है कि प्रयासों महिला केंद्रित अपराधों के संदर्भ में गांधी के इन सिद्धांतों की उपयोगिता कैसी है, रेखांकित की जा सकती है भाई। स्वाधार योजना, व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम, लिंग प्रतिषेध अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे सरकार के नीतिगत लक्ष्यों के साथ गांधीवादी सिद्धांतों की महत्ता जोड़ी जा सकती है। ठीक है। गांधीवाद की प्रासंगिकता किस बात में है? इस बात में भी कि दलित व निर्बल वर्गों के साथ है। तो वो कैसे है कि अछूतोद्धार दलित वर्ग को हरिजन की उपाधि, स्वच्छता, संरचनात्मक कार्यों से जोड़। वर्तमान में दलित जातियों के उत्थान और सशक्तिकरण में गांधी जी का अछूतोद्धार और उन्नयन आधारित रचनात्मक कार्यक्रम मूल मंत्र हो सकता है। वर्तमान में भी दलित उत्पीड़न की विभिन्न घटनाएं समाज की सुर्खियां बनी हुई रहती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हैं, चाहे बिहार है चाहे यूपी है ना। उसके बाद फिर प्रासंगिकता नहीं, सांप्रदायिकता और जातिवाद के विरुद्ध भी है। कैसे? कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को भारत के लिए आवश्यक मानकर अतुलनीय प्रयास किया था। खिलाफत आंदोलन याद करिए आप, जिसके कारण माउंटबेटन ने क्या कहा था इनको? माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था भाई। गांधी जी के इस विचार को भूलने का प्रयास हमारे समक्ष क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन बनकर खड़ा हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वर्तमान में भी गोधरा से लेकर मालदा तक हमें गांधी की इस भावना को लागू करने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, यहाँ से जो नस्ल भेदी वाली खबरें आती हैं ना, वो इसके विरुद्ध गांधी के संघर्ष की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तो इनके आर्थिक सिद्धांत क्या थे? आर्थिक सिद्धांत देखें, इन सब का आप जिक्र करेंगे तो 600 से 700 800 तक, 1000 तक पहुंच जाएगा भाई। आर्थिक सिद्धांत क्या है? आर्थिक सिद्धांत है आर्थिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ग्राम स्वरोजगार, पंचायती राज की संकल्पना, हर हाथ को काम पर बल, योजनाएं बहुत सारी हैं, न्यूनतम संसाधनों का उपभोग, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर बल, ये इनके आर्थिक सिद्धांत रहे हैं। अब सरकार के भी, सरकारें जो चला रही हैं उनका भी आप जिक्र कर लेंगे। वर्तमान समय में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा और उसकी उपयोगिता सभी वर्गों की भागीदारी वाले आत्मनिर्भर पंचायती व्यवस्था की रूपरेखा, स्टार्टअप उद्यमों पर जोर, सहकारिता, स्वयं सहायता समूहों पर आधारित विकास मॉडल, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का विश्लेषण करने पर गांधी जी के उक्त सिद्धांतों की सार्थकता स्वयं में ही स्पष्ट हो जाती है। इन सब का जिक्र कर सकते हैं। सहकारिता, स्वयं सहायता समूहों पर आधारित विकास मॉडल, एक एक पॉइंट बना के इनका छोटा छोटा जिक्र कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं आप। फिर अंतिम पॉइंट क्या है? कि अंतिम पॉइंट गांधी के नैतिक, राजनीतिक और अन्य सिद्धांत। अगर इसमें देखें तो पहली चीज भाई सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आत्मबल पर इन्होंने जोर दिया। दूसरी चीज हृदय परिवर्तन का सिद्धांत अपनाया इन्होंने, है ना। इन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाए,
और इनका ये भी मानना नहीं था कि जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उसको मारा जाए। इनका मतलब ये था कि उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, भी कहा गया है ना। मल को मल से नहीं धोया जा सकता और उसे धोने के लिए साफ पानी की ही जरूरत पड़ती है। खून के बदले खून, अगर सिस्टम लागू हो तो फिर क्या होगा? सिर्फ खून ही तो नजर आएगा, और कुछ है? गांधीवादी सिद्धांत ही है भाई। ठीक है, एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे लोग, फिर क्या मतलब है? इसके अलावा निर्भर होकर सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। कई बार आपने देखा होगा उन्हें, नमक सत्याग्रह हो, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की बात हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह रहा हो, चाहे खेड़ा अहमदाबाद की घटना हुई हो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे, इनको सबको आप मिला के लिखेंगे। इन सबको एक एक पॉइंट बना के उनका थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या कर देंगे, तो आपका एक इससे तैयार हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, इससे कौन सा भी। अगला निबंध है आरक्षण का औचित्य। क्या है आरक्षण का औचित्य, या फिर प्रासंगिकता भी बोल सकते हैं हम। तो आरक्षण का, अच्छा फिर उस वाले में हम निष्कर्ष भी देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आरक्षण का औचित्य, प्रासंगिकता, ये भी देख लेते हैं। तो एक जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, देख लीजिए इसका, ये यहाँ तक। ठीक है, कितने पॉइंट है इसमें, गिन लेते हैं सारे पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की चर्चा कर लेंगे। प्रस्तावना की बात करेंगे तो सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कुछ अक्षमताओं, बाधाओं के चलते कई वर्ग ऐसे भी होते हैं जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़कर हाशिए पर चले जाते हैं। अनेक पूर्वग्रहों और भेदभाव वाले दृष्टिकोण के चलते इन वर्गों पर विभिन्न अयोग्यताएं भारतीय समाज में थोप दी गईं, और जिसकी पृष्ठभूमि में एक लंबी तरुण कहानी है। लेकिन वर्तमान में संवैधानिक मूल्यों और मानवतावादी लक्ष्यों के आलोक में ऐसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व समय तथा समाज की आवश्यकता है, और यह भारत राष्ट्र राज्य का लक्ष्य भी है। क्यों? क्योंकि यह एक सशक्त समाज ही एक उस सुनहरे क्षितिज तक हमें पहुंचा सकता है जो महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक है। ये आपकी प्रस्तावना है। अब हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे, क्योंकि दूसरा पॉइंट पृष्ठभूमि से संबंधित है। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और उसके पश्चात भी आरक्षण की मांग को लेकर एक बलवान विचारधारा दिखाई देती है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण पायदान रहे। तो वो पायदान कौन से हैं? पृष्ठभूमि में चर्चा जब करेंगे तो आरक्षण के बारे में, तो उसमें ज्योतिबा फुले द्वारा 1882 में क्या मांग हुई है उस पर देखेंगे। कांग्रेस गठन के पश्चात सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के दृष्टि से मुख्य धारा में समावेशन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के साहूजी महाराज द्वारा वंचित वर्गों के अवसर के लिए विधिक उपबंध किए गए 1902 में। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार लाया गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन चरित्र उसका जो था वो विभाजनकारी था भाई, सांप्रदायिक था। ठीक है। 1915 से 18 के दौरान तिलक और बेसेंट द्वारा होम रूल संकल्पना में इसका समावेशन किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी, 22 में बिहार द्वारा आरक्षण का प्रावधान, जिसमें मद्रास में ब्राह्मणों सहित सभी वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्पष्ट की। 1932 का पूना पैक्ट हुआ, दलितों के लिए आरक्षण के संबंध में समझौता था। साथ में 1935 का भारत शासन अधिनियम और संविधान सभा के गठन में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये हो गई आपकी पृष्ठभूमि। आगे इस पे देखेंगे तो इसी पृष्ठभूमि में संविधान निर्माण के समय यह तथ्य
आत्मसात किया गया कि वंचित पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। तदुपरांत समता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन में अवसर की समता के भीतर अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 का प्रावधान किया गया, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भाई राज्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए ऐसे पृथक और विशिष्ट उपबंध कर सकेगा और इसे लोक नियोजन में अवसर की समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 7.5% स्थानों का आरक्षण सरकारी सेवाओं में 10 वर्षों के लिए इस आशय के साथ किया गया था कि आवश्यकता होगी तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बात करें ना वर्तमान में लागू, तो इसके पश्चात ऐसे वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग की गई जो उक्त आरक्षित कोटे से बाहर थे किंतु सामाजिक रूप से वो पिछड़े थे। 1953 में इस आशय क्या हुआ हेतु एक गठित काका साहेब कालेलकर समिति ने 1931 की जनगणना को आधार बनाते हुए, याद ये भी हो गया अब कि जो काका कालेलकर समिति बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, उद्देश्य क्या था उसका। 1931 की जनगणना को उन्होंने आधार वर्ष बनाया। लगभग 3900 जातियों की पहचान भी की जिन्हें आरक्षण के दायरे में लाना प्रासंगिक था, किंतु कतिपय कारणों से इसके सुझाव मूर्त रूप में नहीं आ सके। 1977 में जनता पार्टी सरकार गठन के साथ विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, नाम याद रखना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना और जिसने ऐसी जातियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत उक्त आरक्षण की व्यवस्था से पृथक मतलब अलग होकर 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इसे 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा अमल में लाया गया और 1995 में प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था आई, जिसे अंतिम तौर पर 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है। अभी हम देख रहे हैं तो आरक्षण की अवधारणा के पीछे कई मंतव्य अंतर्निहित हैं, जिसमें क्या है, समतामूलक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना बुनियादी लक्ष्य है। लक्ष्य जो है ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी पायदानों पर प्राप्त किए जाने का संकल्प भी है। एक प्रगतिशील समाज की स्थापना और विभिन्न विकास के लक्ष्यों की दृष्टि से भी यह संकल्प राष्ट्रीय चिंतन धारा का केंद्र है। अब आरक्षण जो वर्तमान में लागू आरक्षण है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, छूट बहुत सारे मिले हुए, तो वो कुछ ऐसे हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। वो पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे। जैसे ओबीसी एससी एसटी में आरक्षण कोटा होता है, महिला आरक्षण है, खेल कोटा होता है, दिव्यांग कोटा है, इन सब का भी आप वैसे पॉइंट में लिख देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोटा, भूतपूर्व सैनिक कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा, प्रबंधन कोटा, सार्वजनिक परिवहन में विभिन्न वर्गों का आरक्षण, स्थानीय आबादी का कोटा, विशेष राज्यों का कोटा, सांसद विधायक कोटा, कोटा बहुत सारे, आवासीय कोटा है, एनसीसी एनएसएस कोटा है, मृतक आश्रित कोटा है। इसके अलावा फिर शुल्कों और अवसरों में छूट इत्यादि सहित निजी क्षेत्रों और अन्य संस्थानों में आरक्षण से जुड़े विविध प्रकार के उपबंध किए गए हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो अनेक आधारों पर आरक्षण संबंधी विभिन्न मांगे उठ रही हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। मांगों का आधार क्या है भाई? मांगों का आधार आर्थिक आधार है, श्रेणी परिवर्तन की मांग है, कोटे के भीतर विशेष कोटा है, कोटे के भीतर भी कोटा, विभिन्न प्रकार के गुटों में बढ़ोतरी हो रही है, क्षेत्रवाद पर प्रश्न आपने लिखा, उत्तर है ना। प्रमुख मांगे और इनके आंदोलन देख लेंगे, ठीक है। आरक्षण के प्रकार हो गए, आरक्षण के प्रकार यही सब रहे, समझ रहे। तो हम आरक्षण की मांग या आंदोलन देखते हैं। तो इस वाले पॉइंट जब आएंगे तो आंध्र प्रदेश के काथू समुदाय का आंदोलन रहा है। हार्दिक पटेल द्वारा गुजरात में पाटीदार आंदोलन चलाया गया, राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन, हरियाणा दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन, गरीब सवर्णों द्वारा आंदोलन, त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग,
अब आरक्षण व्यवस्था के समर्थन में अनेक प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं, बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं भाई। तो जो तर्क हैं तो कैसे हैं, जिसमें इन वर्गों के लिए वर्षों की पीड़ा, प्रताड़ना, वंचना के क्षतिपूरक रूप में स्वीकार किया जाता है, और ऐसे वर्गों के लिए इसे आवश्यक मानते हुए इसे कल्याणकारी राज्य की दिशा में बढ़ता हुआ कदम और सर्वसमावेशन की दृष्टि आवश्यक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ग अभी खुली प्रतिस्पर्धा के लिए सर्वांगीण रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए जब तक वो ऐसी स्थिति में नहीं आ जाते हैं तब तक आरक्षण आवश्यक है, और बिना इसके वे लगातार पिछड़ते जाएंगे और असमानताओं की खाई और अधिक चौड़ी होती जाएगी। ऐसी दशा में सामाजिक असंतोष बढ़ेगा और विद्रोहात्मक गतिविधियां उत्पन्न होंगी। ठीक है। आरक्षण के विद्रोह की बात करें तो विद्रोह कैसा है? देखिए, समर्थन तो ठीक है, पक्ष में जो तर्क हमने दिए वो तो सही है, लेकिन विपक्ष में क्या तर्क है? विपक्ष में तर्क ऐसे है, देखिए कि कई स्वर सुनाई देते, जैसे क्या इनका तर्क यह होता है कि ऐतिहासिक घटनाओं की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर नहीं थोपी जानी चाहिए, और आरक्षण की भेदभाव व्यवस्था निर्दोष होते हुए भी उन पर बलात् थोपी जा रही है। आरक्षण आखिर कब तक, जबकि इसे संविधान में 10 वर्षों के लिए ही दिया गया था। तो आरक्षण हमारे क्या है? अधिकारों में कटौती कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे खुली प्रतिस्पर्धा और समानता का अधिकार उन समानता कैसे हो रहा? उनका तो आरक्षण समानता का अधिकार क्या है? बाधित तो हो रहा है। और यदि गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, तो ये भी बताना चाहिए कि आरक्षण जाति आधारित क्यों है। एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप। तो स्वतंत्रतावाद से क्या हुआ? अब तक उसे बाहर क्यों नहीं किया गया? स्वतंत्रतावाद से अब तक क्या इससे किसी जाति को लाभ नहीं पहुंचा है? अगर पहुंचा तो उन्हें बाहर क्यों नहीं किया गया? और अगर नहीं पहुंचा तो इस व्यवस्था का औचित्य ही क्या था, मतलब ही क्या था भाई? ठीक है। एक बात ध्यान रखना, तर्क का हम परीक्षण भी करेंगे, क्योंकि पक्ष विपक्ष हमने बता दिया है। तो परीक्षण ये से होना चाहिए कि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरक्षण की व्यवस्था के पीछे एक पवित्र भावना निहित है, जिसके केंद्र मानवता और हमारे संवैधानिक मूल्य परक आदर्श निहित हैं। समाज के जिन वर्गों ने जाति का दंश झेला, उस कटु सच्चाई से कोई भी सभ्य समाज मुंह नहीं मोड़ सकता, और यदि किसी समाज में ऐसे वर्गों के लिए विशिष्ट उपबंध ना किए जाएं तो वह समाज विकलांग हो जाएगा भाई। और यदि ऐसे वर्गों को मुख्य धारा में नहीं लाया गया तो क्या होगा? तो सबका साथ सबका विकास जो सरकार का टैगलाइन है सरकार की, वो कैसे संभव होगी? साथ में यह भी सच है कि इसे अनंत काल तक नहीं जारी रखा जा सकता है भाई, इसमें समय के अनुरूप बदलाव भी लाना होगा। तो ये हमारे तर्क का परीक्षण हुआ। मूल्यांकन सुझाव देख लें तो आरक्षण अपने मूल भावना तक पहुँचे, यह सभी वर्गों को श्रम में भागीदारी, लाभ में हिस्सेदारी तक पहुँचाए। उसके लिए समय की मांग क्या है? तो समय की मांग ऐसे है कि इसमें परिवर्तन किया जाए। तो परिवर्तन कैसा हो? परिवर्तन ऐसे होना चाहिए कि आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक पैमाना, गरीबी रेखा को भी शामिल किया जाए। दूसरा, समाज के विभिन्न मंचों पर लाभ हानि की चर्चा भी हो, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही, इस तरीके से। आरक्षण सामाजिक विकास का साधन है, लेकिन साध्य नहीं है। वोट बैंक के हथियार के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनवरत मांग बंद होनी चाहिए। आरक्षण के लाभों के लिए क्या है? इसे जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ तक पूरा हो गया। अब लास्ट में बन रहा है निष्कर्ष बचता है। तो निष्कर्ष क्या भाई? इस प्रकार हम बोल सकते हैं, मतलब इस प्रकार, अतः इस प्रकार, उपरोक्त के बावजूद भी, ऐसे। आरक्षण के पीछे एक रचनात्मक सोच थी। कैसी सोच थी? कि जिससे राजनीतिक स्वार्थ दूषित मनोवृत्तियों ने क्या किया दिया? कमतर कर दिया है। परिणामतः क्या हुआ? यह व्यवस्था वंचित कि घर में रोशनी डालने के बजाय विभाजन का हथियार बनने लग गया है। 12वीं सदी में देखा जाए तो वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक तर्कों, 21वीं सदी में वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक तर्कों के आलोक में इसको समयबद्ध ढंग से लक्षित किया जाए, जिससे यह महाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आधार स्तंभ
बन सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों निबंध आपके तैयार हो गए। अब आप लोग इस आधार पर प्रश्न लिखेंगे। जो कल प्रश्न मिलेगा वो 11 नंबर प्रश्न रहेगा। ठीक है, 11 नंबर वाला प्रश्न हम देंगे जो किससे संबंधित था, जयप्रकाश नारायण नहीं, किसान सभा वाला, स्वामी सजानंद किसान सभा आंदोलन पर टिप्पणी से संबंधित प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग वीडियो देखे रहेंगे तो आप उसको अच्छे से कर भी जाएंगे और एक अच्छा उत्तर भी लिख लेंगे, परफेक्ट उत्तर लिखेंगे। कम समय में अच्छा उत्तर कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको उसके अनुरूप चलना होगा, तभी ये मुमकिन है। तो कुल मिला के आज भी ये 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला जो वीडियो बनेगा वो भी ऐसे ही प्रश्न पे होगा। हो सकता है वहाँ पे ऑप्शनल 2 प्रश्न भी रहें इतिहास से, या एक प्रश्न ऑप्शनल इतिहास से, एक प्रश्न ऑप्शनल भूगोल से रहे। इस तरीके से भी हो सकता है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो भाई अब यहीं पे समाप्त करेंगे, और वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।